अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलजायज़ा चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि वो मुकाबला जीतने के बाद वहाँ मौजूद लोगों से खिताब करता है और उन सबको जहाद की दावत देता है। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम ने जब खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के भाई सुलेमान बिन अब्दुल मालिक को नेज़ाबाजी के मुकाबले में शिकस्त दी, उसके बाद वो लोगों में खासा मकबूल हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा ये मौका अच्छा है कि लोगों को जहाद की तरफ राग़िब किया जाए। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम घोड़े पर सवार हो गया। मजमे में कानो कान एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि ये स्याहपोश नौजवान कोई अहम खबर सुनाने जा रहा है। जो लोग कतारों में थे यके बाद दीगरे ज़मीन पर बैठ गए। मोहम्मद बिन कासिम ने मुख्तसर अल्फाज में सरांदेब की मुसलमान बेवाओं और यतीम बच्चों की अलमनाक दास्तान बयान की। इसके बाद वो ख़त जो कि अबुल हसन की बेटी ने खून से लिखा था वो भी पढ़कर सुनाया। बेवाओं और यतीम बच्चों की सरगुज़िश सुनने के बाद अवाम के दिलों पर नाहिद के ख़त के अल्फाज तीर व निश्तर का काम कर रहे थे। ख़त सुनाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने बुलंद आवाज़ में कहा, ए उम्मत मुसलमा, मैं तुम में से अक्सर की आंखों में आंसू देख रहा हूँ, लेकिन याद रखो सितम रसीदा इंसानियत के दामन पर जुल्म की स्याही के धब्बे आंसुओं से नहीं खून से धोए जाते हैं। जुल्म जबर की जो आग सिंध के वसी मुल्क में सुलग रही है, हमने दूर से इसकी हल्की सी आँच महसूस की है, और वो इसलिए कि हमारे चंद भाई, चंद माएँ और चंद बहनें इस आतिश कदा में जल रही हैं। लेकिन हमें इन लाखों बेकसों का हाल मालूम नहीं जो मुद्दत से सिंध के जुल्म के निज़ाम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आज सिंध में हमारी माएँ, बहनें और भाई कैद खाने की तारीक कोठरी में हैं और मुजाहिदीन इस्लाम के घोड़ों की टाप सुनने क्यों मुंतज़िर हैं। आज वो अल्लाहु अकबर के नारों का इंतज़ार कर रहे हैं और उफ़क़े मग़रिब से रहमत की उन घटाओं के मुंतज़िर हैं जो आज से कई बरस पहले आतिश कदा ईरान को ठंडा कर चुकी हैं। इनके मजरूह सीनों से ये आवाज़ निकल रही है कि काश वो मुजाहिदीन जिन्होंने अपने खून से बाग़े आदम में मसावात, अदल इंसाफ और अमन के पौधे की आबपारी की है, सिंध के हुक्मरान के हाथों से जुल्म की तलवार छीन लें। मुसलमानों, ये ख़बर हमारे लिए बुरी भी है और अच्छी भी है। बुरी इसलिए है कि हमें अपने भाइयों और बहनों का हाल सुनकर दुख हुआ, और अच्छी इसलिए है कि हक़ व सदाकत की तलवार के सामने कैसर व किसरा की तरह एक मगरूर सर उठा है। आओ इसे बता दें कि हमारी तलवारें कुंद नहीं हुई। एक मज़लूम लड़की का ये ख़त अगर तुम्हारी रगों में हरारत पैदा ना कर सका तो याद रखो रुए ज़मी पर हमारी अज़मत के दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन मैं मायूस नहीं, मैं तुम में से किसी के चेहरे पर मायूसी नहीं देख रहा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक शुजा कौम गफलत की नींद सो रही है। इस कौम की गयूर बेटी बुलंद आवाज़ से कह रही है कि इस्लाम के गयूर बेटों, तुम तो रुए ज़मी की हर बेटी बहू की असमत की हिफाजत के लिए पैदा हुए थे, और आज तुम्हारी ये हालत है कि तुम्हारी अपनी बहन बेटियों को पाबे जंजीर बरहमनाबाद के बाज़ारों में खींचा जा रहा है। नाजरीन, इसके बाद अवाम जज्बात से मगलूब होकर वलीद बिन अब्दुल मालिक की तरफ देखने लगे। एक मोहम्मद शख्स ने आगे बढ़कर कहा, अगर हमसे पहले ये खबर अमीरुल मोमिनीन तक पहुँच चुकी है तो हम हैरान हैं कि उन्होंने अभी तक सिंध के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान क्यों नहीं किया। नाजरीन, हजूम आतिश फशां पहाड़ की तरह भरा बैठा था। चारों तरफ से जहाद जहाद के फलक शगाफ नारे गूंजने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों हाथ बुलंद करते हुए लोगों को खामोश किया और फिर अपनी तकरीर शुरू की। मेरे मुखातिब वो लोग नहीं जो एक हंगामी जोश के बाइस चंद नारे लगाकर खामोश हो जाते हैं। जिंदा कौमें नारे बुलंद करने से पहले अपनी तलवारें बेनियाम करके मैदान में कूदती हैं। तुम दमश्क में चंद नारे लगाकर इन निगाहों की तशफ़ी नहीं कर सकते जो यहाँ से हज़ारों मील दूर तुम्हारी तलवारों की चमक देखने के लिए बेकरार हैं। अमीरुल मोमिनीन को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है,
لیکن انہوں نے ابھی تک تمہارے نعرے سنے۔ کاش ان نعروں کے ساتھ وہ تلواریں بھی نیام سے باہر آنے کے لیے بیقرار ہوتی جن کی نوک کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد نے اسلام کی داستان لکھی ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ قادسیہ اور اجنادین کے مجاہدوں کی اولاد میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہے یا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری افواج ترکستان اور افریقہ کے میدانوں میں مصروف جہاد ہے، لیکن تم میں سے کون ایسا ہے جو کہ تلوار کا استعمال نہیں جانتا؟ اگر ہمت کریں تو سندھ کے میدانوں میں یرموک اور دمشق کی یاد پھر سے زندہ کر سکتے ہیں ہم۔ آج تمہیں اپنے آباء و اجداد کی طرح یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ضرورت کے وقت ہر مسلمان سپاہی بن سکتا ہے۔ اب تمہاری تلواریں دیکھ کر میں امیر المومنین سے جہاد کا اعلان کی درخواست کرتا ہوں۔ محمد بن قاسم جب گھوڑے سے اترا تو اس کی تقریر کے اختتام تک کئی بوڑھے اور نوجوان اپنی تلوار بلند کر چکے تھے۔ ایک 10 سال کا لڑکا سخت جد و جہد کے بعد لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور ولید بن سلمان کے قریب جا کر بولا، امیر المومنین، کیا مجھے بھی جہاد کی اجازت ملے گی؟ مجھے معلوم نہ تھا، ورنہ میں بھی اپنے ساتھ تلوار لے کر آتا۔ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ ولید نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں ابھی چند سال انتظار کرنا ہوگا، میں تمہیں ابھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد وہ لڑکا مایوس ہو کر محمد بن قاسم کے پاس جاتا ہے۔ محمد بن قاسم اس کا جذبہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ خلیفہ ولید بن ملک کے اشارے پر ایک شخص کرسی اٹھا لاتا ہے۔ اس نے کرسی پر کھڑے ہو کر کہا، اس نوجوان کی تقریر کے بعد مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری غیرت ابھی زندہ ہے۔ میں سندھ کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ خلیفہ کی بات سنتے ہی ہجوم نے ایک بار پھر نعرے بلند کیے، جہاد جہاد جہاد۔ خلیفہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر دمشق کی فوج بصرہ روانہ ہو جائے۔ وہاں پر محمد بن قاسم جیسے نوجوان موجود ہیں، امید ہے ہماری تیاری اچھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین، دمشق میں فوج کی تیاری شروع ہو گئی۔ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کس طریقے سے دمشق میں فوج کی تیاری ہوئی اور جس طرح سے فوج دمشق سے بصرہ روانہ ہوئی۔ اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آنے والی ہماری ویڈیوز لازمی واچ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔